भाषा के नाम पे लोगों को डराना धमकाना, ये सही है या गलत? कानून इसके बारे में क्या बोलता है? ये सारी चीजें हम बात करेंगे। ये जो भाषा का वाद यहाँ पे शुरू हुआ है, ये भाषा युद्ध जो चालू हुआ है महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक तक जो चालू हुआ है, इसके ऊपर हम हमारा नजरिया रखेंगे। उससे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, डिसलाइक नहीं करते, ना किसी एजेंडे को सपोर्ट करते। हम बस ये जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, संविधान इसके बारे में क्या बोलता है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। और आप आपकी राय बना लेना, उसके ऊपर आपको रिएक्ट करना है। क्योंकि हम आप समाज में रहते हैं, हमें दूसरों से बात करनी है और उनकी बात हमें सुननी है। तो हम हिंदी में सुनना पसंद करते हैं, हमारे लोकल लैंग्वेज में सुनना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पूरा वीडियो देख के जाना। धन्यवाद। तो मुद्दा ये है कि जैसे हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ पे जो मदर टंग है वो है मराठी। जो महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में, बड़े बड़े जो सिटीज है, नासिक, नागपुर वगैरह, यहाँ पे लोग अपना पेट भरने के लिए, मतलब बिजनेस करने के लिए नहीं बोल सकते हम, पेट भरने के लिए जो लोग वहां से यहाँ पे आते हैं, तो क्या उनको मराठी सीखनी जरूरी है या नहीं? वही सेम बात कर्नाटक में भी लागू होती है, और जिस भी और राज्यों में ये चीजें हो रही है वहाँ पे भी ये चीज लागू होती है। तो चलो, लोगों को जो वहाँ से आए, जैसे यूपी बिहार का पकड़ते हैं, वो लोग यहाँ पे आए, उनको मराठी सीखना जरूरी है या नहीं, और उससे फायदा क्या हो? पहली बात, अब वो लोग यहाँ से यहाँ पे आते हैं, वो दिन में 12 से 14 घंटा काम करते हैं, 6-7 घंटा सोते होंगे, बच्चे 2 घंटे। जो वो लोग जिनके साथ काम करते हैं वो लोग भी उनके यहाँ के ही होते हैं, वो लोग सीखेंगे कहाँ से? दिन भर में वो मराठी सुनते ही कम है, तो सीखेंगे नहीं। ट्यूशन तो लगा नहीं सकते, काम करना, पेट भरना। लेकिन उनके मराठी बोलने से या ना बोलने से हमें फायदा क्या और नुकसान क्या है, इस चीज पे हमें विचार विमर्श करना जरूरी है। अगर कोई मराठी में बात कर रहा है तो अच्छा है, नहीं बात कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को समझो। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे आपने तबेला देखा होगा, भैंसों का तबेला। आप उस तबेले में कभी गए हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 2-3 तबेले मैंने नजदीक से देखे। वहां पे काम कैसे होता है, कौन से लोग काम करते हैं, किस टाइप का काम करना पड़ता है, उनको कितने पैसे मिलते हैं। तो अगर आप एक बार वैसे भैंसों के तबेले में जाके देख के आओगे कि वहां से आने वाले लोग किस टाइप का काम कर रहे हैं और कैसे पेट भर रहे हैं, क्या वो काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उतना प्रोडक्टिव हम है या नहीं है, ये जरूर देखना। आप इस मुद्दे पे मेरे साथ सहमत होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप हकीकत जाके देखोगे ना तो आपको वो चीज पता चलेगी कि कुछ काम कुछ लोगों के लिए बने हुए हैं, वो उतने टाइप की मेहनत कर सकते हैं तो उनको करने दो। वो तबेला मराठी लोगों का ही है। और ऐसे बहुत से काम है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम या जो भी महाराष्ट्र में काम चल रहा है, अगर वर्कर कहीं और से आ रहे लेकिन बुनियादी काम हमारा है, तो वहां से जो फायदा हो रहा है वो महाराष्ट्र को ही हो रहा है। उससे महाराष्ट्र ही आगे बढ़ रहा है, उससे मराठी ही ताकत बढ़ रही है। महाराष्ट्र में होने वाले काम से महाराष्ट्र को ही फायदा होगा। फिर वो हिंदी में हो, गुजराती में हो, बंगाली में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, काम होना जरूरी है। मराठी, मेरी लड़की इंग्लिश स्कूल में पढ़ती है, एक सब्जेक्ट मराठी नाम का है।
उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में है। कल से मैं मेरी लड़की को अगर मराठी स्कूल में डालूं और ये ख्वाब देखूं कि मेरी लड़की डॉक्टर बनेगी, क्या ये सही है? लेकिन उसको मराठी पढ़ना, उसको मराठी बोलना, उसको मराठी इतिहास, उसको मराठी भाषा, इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना उतनी जरूरी है। लेकिन वो मेरे लड़की को, यूपी से आए हुए बच्चे को मराठी जानने और समझने और उसको फोर्सफुली समझाने में कोई मजा नहीं है मेरे दोस्त। तो इम्पोर्टेंस आप समझो, ये जो भाषावाद खड़ा हुआ है, ये जो लोगों को तंग किया जा रहा है, हम लोगों की वजह से, मैं खुद मराठी हूं, तो ऐसे तंग करके नहीं चलेगा। संविधान में 2 चीजें लिखी हुई है। आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19G, इसमें कंप्लीटली ऐसा लिखा हुआ है कि आप देश के किसी भी कोने में जाके अपना काम कर सकते हो, घूम सकते हो और किसी भी भाषा का यूज कर सकते हो, किसी भी भाषा में बात कर सकते हो। कोई आपके ऊपर फोर्सफुली कोई भी लैंग्वेज मतलब लाद नहीं सकता। आपको वो बात उसमें करनी नहीं है। आपको जिस भी भाषा में बात करनी है आप करो, आपको जो भी कन्वर्टेबल तरीका लगता है उसमें आप कर सकते हो। लेकिन वहीं पे संविधान में और एक चीज लिखी है, आर्टिकल 29, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी या किसी भी समुदाय के लोग अपने कल्चर का, अपनी भाषा का, उसे प्रोटेक्ट करने का, उसको बढ़ाने का हक रखते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, जब संविधान में दोनों ही तरीके की है, जैसे आप अपनी लैंग्वेज बात कर सकते हो और अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट भी कर सकते हो, लेकिन मुद्दा आप बारीकी से समझिए। आपको आपकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है, उसको बचाना है, बढ़ाना है, सबको समझाना है, उसकी इंपॉर्टेंस दिखानी है, उसकी सुंदरता को आपको उसको लोगों तक पहुंचाना है। तो प्यार से आप एक बार प्यार से तो देखिए कितना मजा आएगा आपको। सेकेंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों का कंक्लूजन क्या है वो समझना जरूरी है। संविधान में जैसे ओपनली लिखा हुआ है, आप किसी के ऊपर किसी भी भाषा को फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, वो उसके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है। और अगर हम संविधान को ही मान नहीं रहे हैं तो फिर अपनी भाषा बचा के भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सब सारी लैंग्वेजेस सब ये संविधान के अंदर ही आता है। और मेरे राष्ट्र में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, मैं खुद भी नहीं हूं, मेरे विचार नहीं है, कुछ नहीं, संविधान के ऊपर कुछ नहीं। राष्ट्र बचेगा, सब बचेगा। तो इतना ही बताना था, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी के ऊपर कुछ 2 लाइंस लिखी थी, वो सुनाना चाहता हूं। हम बोलते भले ही अलग है पर जज्बात एक है। हम बोलते भले ही अलग है पर जज्बात एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब एक है। ये अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है। ये अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है। हर भाषा हर बोली में बसता मेरा हिंदुस्तान है बसता मेरा हिंदुस्तान है। मित्रों, बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। हम सब एक होके जब प्रयास करेंगे ना, तो भारत देश को महासत्ता बनने, मतलब पूरे विश्व में आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात अभी तक हजारों लोगों ने कही है, मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये दिल से करने वाली बात है। यूपी हो, बिहार हो,
किसी भी स्टेट से आए, कहीं पे भी रहे, कमाए खाए, वो भी खाए, खुद भी खाओ, वो भी कमाए, तुम भी कमाओ। अब तो यूपी में बहुत अच्छी सरकार है और डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो शायद कुछ अगले 2-4 सालों के बाद वो लोग आना भी बंद करेंगे, हम बुलाएंगे फिर भी नहीं आएंगे, वो चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो बस यही प्रार्थना करते हैं, सब अच्छे रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।